पहले दिमाग से फीलिंग जागेगी, दिल की धड़कन बढ़ेगी, तब लिंग में खून का दौरा बढ़ेगा। पॉर्न मूवीज देख रहे हैं जिससे उसको लगता है कि जो नेचुरल टाइमिंग है वो 1 घंटे की होनी चाहिए। मतलब किसी को खुश करने के लिए कोई गोली खा के कर रहा है, कोई कह रहा है कि भैया टाइमिंग बढ़ाना, भैया अफीम खा लो। लोगों को तो नाइटफॉल होना शुरू हो जाता है इस चक्कर में, लोग वीक हो जाते हैं। क्यों IVF सेंटर इतने ज़्यादा खुल रहे हैं कि जिसके जो उनका नेचुरल प्रोसेस है वो नहीं हो पा रहा। ये थोड़ा ना 24 घंटे खड़ा करके घूमते रहोगे उसको। अपना प्रियंका चोपड़ा ने अपने एग्स प्रिजर्व कराए थे। वो क्यों प्रिजर्व कराए थे? बिकॉज शी वॉज अवेयर कि मेरी जो मैरिज है वो 40 में होनी है या 35 में होनी है, तो उसने एग प्रिजर्व करा लिए। तो आज जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम जिनको आ रही है, ये टेम्परेरी है या परमानेंट है? तो वो कहीं ना कहीं अपना जो स्पर्म है उसको वेस्ट कर रहे हैं। पॉर्न देख रहा है, कुछ भी देख रहा है, तब तो उसका इरेक्शन हो रही है, लेकिन जब वो पार्टनर के साथ होता है तब उसकी इरेक्शन नहीं होती, लूज हो जाती है। इसी को तो पॉर्निज्म कहते हैं भाई हम लोग। औरत के गले लगते हैं या किस करते हैं तब परफेक्ट इरेक्शन आ जाता है। और आप डी स्ट्रेस्ड, आपको स्ट्रेस नहीं है तो इरेक्शन आता है, तो आप परफेक्ट मेल, आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं। वो आपके पेनिस में इंजेक्शन लगाते हैं और इंजेक्शन लगा के आपको वो रिपोर्ट दे देता है कि आपका आर्टेरियल इनसफिशिएंसी तो नहीं है, आपका ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन क्या है, वीनस इनसफिशिएंसी तो नहीं है। अश्वगंधा, शिलाजीत और सफेद म्यूसली सबसे ज़्यादा आज के जो इन्फ्लुएंसर है उसको एज अ प्रमोट कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की तरह। भैया देसी घी बीरज बनाने का सबसे बड़ा स्रोत है। आपके पेनिस को आदत पड़ गई है कि उसमें से जो स्पर्म है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, आप कुछ कर ही नहीं सकते। पुरुष को उत्तेजना देने के लिए औषधियों से बढ़िया कार्य स्त्री करती है। एक राजा की 100 रानियों को खुश करने के लिए वो कुछ तो खाता ही होगा ना, कि स्पर्म के हेड्स, जो स्पर्म का हेड है उसमें कितनी ताकत है। बिकॉज स्पर्म के हेड ने जाकर के उसने अंडे में जाकर के फ्यूज होना जब आप कॉइटस करोगे। अल्कोहल लेके अगर सेक्स किया जाए तो टाइमिंग बढ़ती है। कई लोग ऐसे भी हैं कि अगर वो ज़्यादा अल्कोहल ले लेते तो इरेक्शन नहीं होती। दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है? वेलकम टू अनदर हेल्थ एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट फॉर यू बाय फिल्मी केव। आज के इस स्पेशल हेल्थ एपिसोड में हमारे पास जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो है डॉक्टर ईशांडा। आज हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जिसको यूथ बहुत फेस कर रहा है, या उन लोगों को जिनको अपनी मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो वेलकम सर हमारे पॉडकास्ट फॉर यू बाय फिल्मी केव के स्पेशल एपिसोड में। थैंक यू भाई। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया भाई। सर आज सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो है वेप। आज जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा वेप को यूज़ कर रहा है, जिससे उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं ये कहूँगा कि आप उनको बताएं कि ये जो वेप है ये लेना कितना खतरनाक है। देखिए वेप भी इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ सिगरेट है ना, राइट। तो मतलब व्हेन यू गूगल कि सिगरेट्स का क्या साइड इफेक्ट और ऑन मेल सेक्स हेल्थ, उसमें बड़ा बड़ा गूगल में लिखा आ जाएगा कि वो ब्लड फ्लो को कम करता है। बेशक वो ऑर्गन में हो, बेशक वो बॉडी के किसी पार्ट में हो, वो वहां पे कम करता है, बिकॉज वो आर्टरीज को खराब करता है। यूथ को तो सिर्फ आजकल मुझे समझ नहीं आता कि स्टेटस सिंबल की पड़ी हुई है कि मैं वैम्प मार लूं, भैया मेरा तो स्टेटस है। न्यूज़पेपर में आया था कि स्कूल में भी बच्चों के बैग में से मिलती है वेप। राइट। मतलब कितनी हैरानी वाली बात है। मतलब पेरेंट्स को खास तौर पे इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज मुझे ये लग रहा है कि यूथ ना मतलब कि बहुत ज्यादा ही वो हो गया कि परफॉर्मेंस होना चाहिए, रगटनेस होनी चाहिए, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होनी। मतलब कि क्या है यार, मतलब किसी को खुश करने के लिए कोई गोली खा के कर रहा है, कोई कह रहा है कि भैया टाइमिंग बढ़ाना, भैया अफीम खा लो, कोई कह रहा है भैया डोडे खा लो, कोई कह रहा है भैया टैबलेट खा लो। मतलब कि क्या, मतलब कहाँ यूथ जा रहा है? प्रैक्टिकली हमें समझना पड़ेगा। मतलब यूथ को क्या जरूरत है किसी को खुश करने के लिए अपने बॉडी की ऐसी की तैसी फेरे। मतलब आई डोंट फील लाइक कि आप अपनी बॉडी को खराब करके कोई टैबलेट खा रहा है कोई। मतलब कि मेरे को तो लग रहा है कि गवर्नमेंट को भी ये जो टैबलेट्स है ना ये प्रिस्क्रिप्शन पे देनी चाहिए। मतलब बहुत बुरी हालत है, ओवर द काउंटर ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप कभी साइड इफेक्ट्स देखो उनके, सी द साइड इफेक्ट्स। मतलब गूगल तो सबके हाथ में, फोन सबके हाथ में, तो गूगल सबके हाथ में है, तो गूगल में आप उनके साइड इफेक्ट देखो। अरे यार टचन के चक्कर में अपने शरीर की ना मतलब कि बैंड बाजा बरात करो। मेरे को तो ये लगता है भाई वो स्वैग हो गया। आज का जितना जेंजी है वो ये समझता है कि अगर मैं ये नहीं कर रहा तो मतलब मैं एक आउट ही किसी फैशन में चला गया। भाई वो फ्रेंड सर्कल ही तो खराब कर रहा है ना आपको। हम एक दोस्त देखता है, दूसरा दोस्त कहता है भाई तूने अपना हैंड प्रैक्टिस नहीं शुरू की। वो कहता है पता नहीं कितना मजा आता है, वो हैंड प्रैक्टिस करनी शुरू कर देता है, तो उस चक्कर में वो दिन में 2-2 3-3 बारी कर लेता है। बाद में जब शादी की बारी आती है फिर वो सोचता करूं कि ना करूं, क्या होगा मेरे साथ। लोगों को तो नाइटफॉल होना शुरू हो जाता है इस चक्कर में, लोग वीक हो जाते हैं। ट्रस्ट में लोग कहते हैं कि हस्त मैथुन बुरी चीज नहीं है या उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
वो बनना है हफ्ते में एक बार या 2 बार करने के लिए, दैट्स नॉर्मल। अगर आप हफ्ते में 1-2 बार अपना हैंड प्रैक्टिस करते हैं दैट्स ओके। बट अगर आप उससे ज्यादा करते हैं देन ट्रस्ट मी बॉडी में वीकनेसेस नजर आएंगी। आपको पता लगेगा कि आपको बॉडी वीक हो रहा है, आपको गुस्सा जल्दी आ रहा है, आपको इरिटेशन जल्दी हो रही है, आप फ्रस्ट्रेट जल्दी हो रहे हैं, आपकी जो टांगे हैं उनमें एनर्जी की कमी है, आप खड़े होने के बाद थक जा रहे हैं, आप टाइमिंग नहीं लगा पाएंगे, आप सोचेंगे और पेनिस के आगे चिपचिपा सा पानी आ जाएगा। तो ये सब चीजें गलतियों के कारण आगे जाके इंसान भुगतता है। अब आज के टाइम पे ये भी हो गया कि मैरिजेस बहुत लेट हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि मेरे को पहले सेटल होना है, सेटल होने के बाद तभी मैं मैरिज करूँगा। पिछला जो टाइम था वो था 22-23 साल की उम्र में लोग मैरिज कर लेते थे। आज 30 साल की उम्र में लोग जाके मैरिजेस कर रहे हैं। और ऐसा करने के बाद भी फिर जो उनकी प्लानिंग है वो भी बहुत देर बाद करते हैं, और जिससे क्या हो रहा है कि उनमें फर्टिलिटी इश्यूज आ चुके हैं, एज ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतने ज़्यादा IVF सेंटर खुल चुके हैं कि एक बिज़नेस बन चुका है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बताएं कि मतलब राइट एज क्या है मैरिज की, और जो इस एज में आ चुके हैं क्यों IVF सेंटर इतने ज़्यादा खुल रहे हैं कि जिसके जो उनका नेचुरल प्रोसेस है वो नहीं हो पा रहा। देखिए फीमेल जो है वो 24 के बाद जो उसके एग्स होते हैं उनमें जो स्पर्म को अपने अंदर इंजेस्ट करके बेबी जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, एम्ब्रियो बनाने का जो प्रोसेस है, वो 40 अपना 24 इयर्स की एज के बाद वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि एग्स के अंदर रेजिस्टेंस होनी शुरू हो जाती है। साइमल्टेनियसली जो मेल्स हैं वो भी किसी के साथ, आजकल लिव इन का बड़ा ट्रेंड है कि लिव इन में रह रहे हैं, या अगर लिव इन में नहीं रह रहे तो हाथ से बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना जो स्पर्म है उसको वेस्ट कर रहे हैं। अगर हफ्ते में एक बार ही कर रहे हैं ना दैट्स ओके, दैट हैज नो प्रॉब्लम, वो ठीक है, वो चीज आपको करनी भी चाहिए। एक हेल्दी पुरुष के वो लक्षण भी हैं, क्योंकि आइडियली एक मेल 18 से 21 साल की उम्र में परफेक्टली डेवलप हो जाता है विद द स्पर्म काउंट्स। कोई मतलब कि ऐसी अनोमली ना हो कि कहीं गिर गया, कहीं चोट लग गई, या कोई बचपन से या कोई टेस्टिस मुड़ गए, या कुछ ऐसी चीज ना हो बचपन से जो कि नेचुरल है, या कोई चोट लगने की वजह से है, या कोई सर्कमस्टेंशियल है, ऐसी चीज ना हो। अदरवाइज अगर आपको ये चीज है तो मुझे लगता है कि आपको मैरिज अर्ली करानी चाहिए। अगर आप मतलब करियर ओरिएंटेड है, लेडीज बहुत करियर ओरिएंटेड है, तो भैया फिर IVF के अलावा तो कोई विकल्प नहीं है। तो क्या ऐसा हम प्रिकॉशंस लेके चलें कि हमारी जो हेल्थ इश्यूज हैं वो बिल्कुल सही रहें? भाई अब ये देखो ना कि हम यहाँ पे किसी को मूर्ख बनाने के लिए थोड़ा ना बैठे हैं, हमारा तो काम है लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना। अगर भाई एक लेडी का, अब आपने देखा होगा कि अपना प्रियंका चोपड़ा ने अपने एग्स प्रिजर्व कराए, तो वो क्यों प्रिजर्व कराए थे? बिकॉज शी वाज अवेयर कि मेरी जो मैरिज है वो 40 में होनी है या 35 में होनी है, तो उसने एग प्रिजर्व करा लिए। तो एग प्रिजर्व करके उसने अपने हस्बैंड का सीमन यूज किया एंड दे हैव अ बेबी। तो समझना पड़ेगा ना, वो भी सियानी है, मतलब कि मतलब इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, सबको पता है इस चीज के बारे में। तो एग फ्रीज क्यों कराए? बिकॉज दे आर अवेयर कि अगर ये जो एग्स हैं ये आगे जा करके मेरे को फर्टिलिटी में बहुत ज्यादा इशू करेंगे। और IVF में विश्वास करना, एक औरत इतने दुख झेलती है, मतलब मेरे हिसाब से तो 60-70 तो उसको इंजेक्शन ही लग जाते हैं। उसके बाद अगर उल्टी लग गई तो अलग इंजेक्शन है, अगर पेट में गैस बन गई तो अलग इंजेक्शन है, अगर उसका पेट में दर्द होगा तो अलग इंजेक्शन हैं। और मेल तो चलो उन्होंने तो मतलब हैंड प्रैक्टिस करके स्पर्म का सैंपल ही देना, बट अगर उनका भी स्पर्म लेवल डाउन आता है, क्योंकि ना स्पर्म एक बेसिक वैल्यू होती है, स्पर्म काउंट तो सारे कर लेते हैं, एक्टिव सारे देख लेते हैं, पर उसकी मॉर्फोलॉजी देखनी होती है कि स्पर्म के हेड्स, जो स्पर्म का हेड है उसमें कितनी ताकत है। बिकॉज स्पर्म के हेड ने जाकर के उसने अंडे में जाकर के फ्यूज होना, जब आप कॉइटस करोगे, जब फिजिकल इन्वॉल्व होगा तो वो उसके जाके मिलेगा। तो जब वो मिलेगा तो वो एग को प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ एब्री, इन द फॉर्म ऑफ बेबी। सो मेल्स का जो मॉर्फोलॉजी है उसमें हेड एंड्स जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, और प्लस उसमें हम लोगों को देखना होता है कि उसकी टेल का क्या स्टेटस है। अगर मेल के स्पर्म काउंट में उसका हेड एंड्स बढ़िया है, उसका टेल बढ़िया है, तो ही कैन हैव द बेबी एट एनी टाइम, वो बेबी को कभी भी जन्म दे सकता है। ऐसे फीमेल्स में है, फीमेल्स में एक लेवल होता है AMH लेवल। अगर आपका AMH लेवल अच्छा है तो आप बेबी प्लान कर सकते हैं नेचुरली। अगर AMH लेवल कम है फीमेल्स में, देन डेफिनेटली आपको IVF का या इंजेक्शंस का सहारा लेना पड़ेगा। अब IVF के बहुत बड़ा नाम हो गया, इंजेक्शन वो है जो कि IVF में लगते हैं, तो लोग कहते हैं इंजेक्शन से हो गए, बेसिकली तो IVF है ना वो चीज। तो दैट इज व्हाट इज गोइंग अराउंड इन द मार्केट। अब आज का यूथ क्या कर रहा है कि पोर्न मूवीज देख रहा है, जिससे उसको लगता है कि जो नेचुरल टाइमिंग है वो 1 घंटे की होनी चाहिए, आधा घंटा 1 घंटे होनी चाहिए, जिससे क्या कर रहा है कि वो
जा रहा है बिना प्रिस्क्रिप्शन के, वाइग्रा यूज़ कर रहा है और स्टिल उसके माइंड में वो चीज़ घूम रही है, लेकिन वो यूज़ करने के बाद भी उसकी टाइमिंग जो है वो इतनी नहीं हो पा रही। यार वाइग्रा किसने कहा वो टाइमिंग के लिए? मार्केट में आते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स आते हैं, डिपॉक्सिटीन आती है जो कि बेसिकली टाइमिंग के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। वाइग्रा तो बेसिकली आपको मैं बताता हूं वाइग्रा क्या चीज है, कि वाइग्रा का जब आविष्कार हुआ था ना, वो बेसिकली उनके लिए था जिनका जो दिल है वो कम धड़कता है, जिनको हार्ट की पंपिंग की प्रॉब्लम है, तो दिल को धड़काने के लिए वो हम लोग यूज करते थे। उसका साइड इफेक्ट हो गया कि वो पेनिस में भी ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर गया, जिसकी वजह से उसकी इरेक्शन इंक्रीज हो गई। अब उसका साइड इफेक्ट का हम लोग फायदा ले रहे हैं और उसको यूज करके ना जाने कितने साइड इफेक्ट्स हम अपनी बॉडी पे लेकर के आ रहे हैं। धड़कन का बढ़ जाना, घबराहट होनी, पैरों में सुनपन आ जाना, टांगे कंपन करनी, हाथों में शेकिंग आनी, सिर दर्द होना। अब मतलब आप खुद मेल हैं, आपको समझना चाहिए कि आप नेचुरल क्यों नहीं रहते। क्यों? तो आपका दोस्त आपको कहता है ये आधा घंटा लगाना भैया, बहुत बढ़िया टाइम है। क्यों यार? हर बंदे की बॉडी है, हर बंदे का सिस्टम है भैया। अगर आपका 10 मिनट का सिस्टम है तो ठीक है यार, क्यों अपने बॉडी की फिजियोलॉजी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों शरीर के साथ आप जबरदस्ती कर रहे हैं कि आपको कोई बीमारी लगे? आप क्यों बीमारी को मंत्रण दे रहे हैं? आप समझिएगा कि आज आप सपोज गोली खा के किसी को एंजॉय कराने के लिए निकल पड़े और ये गोली का सिलसिला आपने शुरू किया 18 साल की आयु में, किसी को खुश करने के लिए। अपनी संतुष्टि कम होती है, किसी को खुश करने के लिए हम लोग इस राह पे चल पड़ते हैं। तो भैया ये सोचो कि 34 की उम्र में क्या करोगे, 44 इयर्स की एज में क्या करोगे, 54 इयर्स की एज में क्या करोगे? कभी सोचना इसके बारे में यार। नेचुरली भी कर सकते हैं, मतलब अच्छी खुराक खा करके भी बंदा एंजॉय कर सकता है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली जो टाइमिंग है वो माइंड गेम है। अगर आपने हथ रस्सी, जिसको हैंड प्रैक्टिस कहते हैं, बहुत ज्यादा कर रखी है तो आपके पेनिस को अर्ली इजैकुलेट करने की आदत पड़ चुकी है। आपके पेनिस को आदत पड़ गई है कि उसमें से जो स्पर्म है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, आप कुछ कर ही नहीं सकते। अरे भैया कितना कुछ, कीगल एक्सरसाइज है, बटरफ्लाई योगा है, मेडिटेशन है, घर पे दूध दही देसी घी पनीर है भैया, फूल मखाने हैं जो इतना बढ़िया काम करते हैं, चिया सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स हैं, चारों मगज हैं यार। फ्रूट्स खाओ, हरी सब्जी खाओ, वेजिटेबल्स खाओ यार। अगर आपको टाइमिंग कम लगता है कोशिश करो कि गर्म चीजें कम खाओ। अरे इन चीजों को फॉलो करिए, टाइमिंग बढ़ जाएगा। बट मेरे ख्याल से अगर आपका 3 4 5 मिनट लग रहे हैं ना, दैट्स अ गुड टाइम यार। हाँ, विद एज टाइम कम होता है, विद एज टाइम कम होता है। जिन्होंने तो गलतियां कर ली वो तो अलग एक एटिटी है, बट जिनका टाइम कम है, 4-5 मिनट लग रहे हैं एट द एज 35 40, तो दैट इज रियली गुड भाई। आपको दवाइयों की भी जरूरत नहीं है, ना ही किसी के चक्कर में पड़ना। अगर आपका दोस्त कह रहा है ना भैया कि अफीम खा लो टाइम बढ़ जाएगा, तो भैया अफीम की प्योरिटी भी चेक कर लेना। हम किसी को कटाक्ष नहीं करते, बट गूगल करके ये भी चेक कर लेना कि साइड इफेक्ट्स ऑफ ओपियम, मतलब अफीम का जो मर्दानगी के कीटाणु हैं उनके ऊपर क्या दुष्प्रभाव होता है। आपको गूगल में बड़ा बड़ा लिखा नजर आ जाएगा कि जो आपके ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसके अंदर मर्दानगी के कीटाणु पैदा होते हैं, वो अफीम उसको सप्रेस कर देती है, उसकी कार्य क्षमता पे प्रश्न चिन्ह लगा देती है कि उसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, जिस वजह से आपका मूड करना कम हो जाता है, आपके स्पर्म काउंट्स में इशू आ जाता है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में इशू आ जाता है। आप नशे में तो कुछ कर जाएंगे, बट धीरे धीरे जब नशा आपके शरीर को लग जाएगा तो उसका नशा भी कम हो जाएगा। तो क्या करें, किस तरह करें? मेरे हिसाब से तो जो नेचुरल रहेगा भैया वो बढ़िया रहेगा। किसी को खुश करने के लिए हमें अपनी बॉडी की ऐसी की तैसी नहीं फेरनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सो कॉल्ड सोशल मीडिया पे, जैसे कि आप बता रहे हैं, नुस्खे खोलकर सब बंदे बैठे हैं ना। वो शायद रजिस्टर्ड भी नहीं है, नॉन रजिस्टर्ड हैं, पता नहीं वो वैध है भी नहीं है, तो उनको भी देखकर वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इतना ज़्यादा नुस्खा दिखा दिया, उसका कोई साइड इफेक्ट है, कोई वाकई उसका साइड इफेक्ट है नहीं है? देखिए ऐसे है, हम किसी पे भी कोई कटाक्ष नहीं करेंगे, हम किसी को कुछ नहीं करेंगे, बट मेरी सोच ये है कि आपको डॉक्टर को चेक करा के अपना नुस्खा प्रिपेयर करना चाहिए। अब आपको एसिडिटी है, आपको लीवर इश्यूज हैं, आपके लीवर में गर्मी है, आपका स्पर्म काउंट कम है, आपने बचपन में कितनी गलतियां कर रखी है, आपके हाथों पैरों में सुनपन सेक तो नहीं, आप डायबिटिक तो नहीं, आपको ब्लड प्रेशर की समस्या तो नहीं, आपको नींद की समस्या तो नहीं है, आपको खाना खाने के बाद बॉडी में हीट ज्यादा तो नहीं बढ़ जाती। सो तस्वीर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप तस्वीर को पहचान के, रोगी से बात करके, उसकी बीमारी को समझ करके फिर इलाज करेंगे तो मेरे ख्याल से सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़िया रहेंगे। हर बंदा खा सकता है ये? भाई साहब मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे हर बंदा खा सकता है। वो सोशल मीडिया पे इतना दिखा रहे कि भाई जब सोशल मीडिया पे टीआरपी भी है, सोशल मीडिया पे पैसे भी आते हैं उनको, सोशल मीडिया पे उनका धंधा भी निकलता है यार। बिकॉज आप समझो कि जो एक रोगी है वो बेचारा परेशान है,
जो परेशान बंदा होता है ना वो सारा दिन स्क्रॉल करता है, जहां से भी उसको पता लगता है कि यार शायद मेरा रोग यहां से हल हो जाए, वो बेचारा वहां के लिए निकल पड़ता है। बेशक वो ज्यादा कमाता नहीं कमाता, बेशक वो अपने घर के कंगन बेच के सामान ले रहा है, दवाई ले रहा है, वो बेचारा लेगा यार। अब जो परेशान, उसको नॉलेज तो दी नहीं गई, क्योंकि उसके दोस्त ने उसको कह दिया कि भैया तुम्हारा टाइम कम लगता है, तुम बीमार हो, भैया तुम एक बार करने के बाद दूसरी बार करने में दूसरा दिन लगता है, तुम बीमार हो। उसने एज नहीं देखी, उसने अपनी हिस्ट्री नहीं देखी। तो भैया बड़े सारे क्राइटेरियाज हैं जो कि मतलब डॉक्टर ऐसे नहीं डॉक्टर होते भाई, डॉक्टर को पढ़ाया जाता है, डॉक्टर को पढ़ाया जाता है कि भैया पहले रोगों की अंशांश कल्पना करो कि उसकी उम्र क्या है। मैंने आपको जैसे क्राइटेरियाज बताए, उन क्राइटेरियाज पे आप बीमारी को नोट करो, उसके अनुसार उसका नुस्खा बनाओ। मतलब हम लोग अपने हॉस्पिटल में ये करते हैं, हम लोग रोगी को बुलाते हैं, रोगी को फोन से बात करते हैं, उसका नुस्खा लिखा जाता है, उसको व्हाट्सएप करते हैं नुस्खा, भाई आपका नुस्खा बन रहा है, इतना का नुस्खा बन रहा है, इफ यू वांट इट तो लीजिए आप, मोस्ट वेलकम है हमारे पास, हम तो आंखों के सामने नुस्खा बनाते हैं। डॉक्टर साहब, एक जैसे कि अभी मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, विदेशों में भी जैसे बैठे हमारे इंडियंस भी बहुत दुनिया आती है, दवाई लेती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कोरियर फैसिलिटी है वर्ल्ड वाइड, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्योंकि वो तो आ नहीं सकते। देखिए जितने भी मेरे बाहर बैठे भाई हैं जिनको भी कोई समस्या है, तो वो फोन करें, बात करें, बात करके अपना रोग समझाएं, कितने साल से रोग है, कितने घाट का पानी पी चुके हैं, आपकी तासीर क्या है, आपको बीपी तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, हार्ट का कोई अनोमली तो नहीं है, आपके हाथों पैरों में से सुनपन सेक तो नहीं निकलता, आपको एसिडिटी, कब्ज, सिर में दर्द, कोई जॉइंट पेन, कोई लॉन्ग स्टैंडिंग मेडिकेशन, मतलब पूरी डिटेल हिस्ट्री लेंगे हम उनकी। डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद हम उनको समझाएंगे कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ये आपको डाइट लेनी है और उसके साथ दवाइयां खानी है। वो 3 महीने भी खानी पड़ सकती, 6 महीने भी और 9 महीने भी। जो तो भाई हमारी बात मानता है वो तो मोस्ट वेलकम है, जो नहीं मान सकता क्योंकि उन्होंने सोचना है कि आज दवाई खा ली और आज ही असर आ जाए, वैसा तो हमारे पास होता नहीं। ना ही मैंने आयुर्वेद में 14 साल के तजुर्बे में और 8 साल की पढ़ाई में कभी देखा है ना जाना है। अब भैया जड़ी बूटियां तो उतनी है ना, कोई अनोखी जड़ी बूटी तो किसी ने मार्स से या चंद्रमा से तोड़ के तो नहीं लानी, वो सभी जड़ी बूटियां जो हिंदुस्तान में ही है। बहुत ज्यादा कोई चाइना से ले आएगा, कोई यूरोपियन वीड ले आएगा, बट जड़ी बूटी तो जड़ी बूटी है ना। हम हल्दी खाते हैं, हल्दी का असर हमें नजर आता है कभी? आप काली मिर्च खाते हैं, काली मिर्च का असर नजर आता है। हम दालचीनी खाते हैं, कभी उसका असर नजर आता है? तो धीमा 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 हमारे ब्लड में फायदा करती हैं। घर पे कोई ऐसा कोई नुस्खा जो हर बंदा दवाई नहीं खा सकता, कोई ऐसा छोटा नुस्खा हमें, मतलब हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो फ्रेंड्स देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ बता सकते हैं आप? अगर हम लोग इसी करके अब जो बाहर बैठे लोगों को ये चीज गाइड करते हैं कि आप ये चीज लीजिए, सो दैट कि आप हमारे साथ एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, क्योंकि हम दवाई आपको कॉल करके, वीडियो कॉल करके दिखाते हैं कि आपका नुस्खा हमने लिख दिया। नुस्खा लिखने के बाद हमने आपका ये आपको वीडियो कॉल करके दिखा रहे कि ये आपकी औषधि बन रही है। तो भैया ट्रस्ट करो, खाओ, बढ़िया तरीके ठीक हो जाओगे। परहेज आपने करना, जीवन शैली आपने अडॉप्ट करनी, आप परफेक्ट हो जाओगे। तो मैं आपको वही बता रहा हूं ना, मतलब आज हमने नुस्खे की बात करी, अब नुस्खा बताने को तो मैं कह दूं सिद्ध मक्कर दवाई ले लो, और भैया जिसका बीपी बढ़ता है उसकी तो मतलब लंके लग जाएगी उस बंदे की, तो भैया हाई बीपी हो जाएगा, उसको अल्सरेटिव मतलब अल्सर्स हो जाएंगे, पेट में स्वेलिंग हो जाएगी। कहाँ मतलब कहाँ वो भरोगे आप? मल्टीपल डिसऑर्डर हो सकते हैं। मतलब कि क्यों, मतलब आप दवाई क्यों खाना चाहते हैं? मैंने इसलिए आपसे पूछा है कि मतलब आपके नजदीक कोई डॉक्टर है, आप उनसे बात करो, उनसे मिलो। हर डॉक्टर इक्वली कैपेबल है यार। मैं कहता हूँ वैद्य भी जिसके पास एक्सपीरियंस है वो इक्वली कैपेबल है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने खुद, मेरे दोस्त ने बोला मेरे को कि वो इन्फ्लुएंसर था, इन्फ्लुएंसर ने बोला कि मकरध्वज खा लो, जैसे आपने नाम लिया है। अब वो मेरा दोस्त था, वो कहता है मेरा तो हाई बीपी, मेरे खा के मेरे तो पसीने त्रेलियां आ गई, लूज मोशन लग गई। भाई आएंगे ना आप देखिए ना, एक गर्म चीज को आपकी बॉडी कैसे बचाएगी? इन्फ्लुएंसर के कारण आपकी बॉडी हीट को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है। गर्म चीज को बॉडी में उसको इंजेस्ट कर रहे हो, आपको बॉडी पे खारिश होनी शुरू हो जाएगी, आपको वॉमिटिंग आ जाएगी, आपको लूज टूल लग जाएंगे, आपके बॉडी में पेन होनी शुरू हो जाएगी, आपको घबराहट शुरू हो जाएगी, बेचैनी शुरू हो जाएगी, तरेलियां आ जाएगी बॉडी में, आपका बीपी बढ़ जाएगा, कोई धड़कन बढ़ जाएगी, आपको कई बार हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ जाता है। सो तभी मैं आपको कह रहा हूं ना सर, अपने डॉक्टर से मिलिए। दैट्स व्हाई रजिस्टर्ड डॉक्टर से बात करें ना, लोग तो नहीं सर, डॉक्टर मतलब मैं कहता हूं जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी रजिस्टर्ड ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट डॉक्टर से मिलके यार मतलब इलाज कराना मेरे हिसाब से ज्यादा बेनिफिट है। आप सोशल मीडिया देखते हो, इन्फ्लुएंस हो जाते हो, परेशान हो, रास्ता मिल नहीं रहा, चलो यही ट्राई करके दो। चलो ट्राई करने के चक्कर में अपनी बॉडी की आप जो सत्यानाश कर रहे हो उसके बारे में भी सोचना, क्योंकि शरीर आपका है। कल को फायदा हुआ जिसके चांसेस आप खुद में से ज्यादा बेटर जानते हैं, अगर नुकसान हुआ तो आप वो शायद नहीं जानते।
जैसे हम बता रहे हैं कि गर्म तस्वीर अगर आपकी है और आप गर्म चीजें खा रहे हैं तो उसके नुकसान भयंकर हो सकते हैं दोस्तों। सर एक और वीडियो लास्ट वीक आई थी, लास्ट मंथ पर इसी मंथ चल रही थी कि सोना चांदी भस्में और तरह की भस्में ये खराब कर रही है, बहुत लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है। अरे यार लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को ग्रो करने के लिए पता नहीं सब कुछ ही बोली जा रहे हैं जो उनका मन करता है। अरे भैया जी, जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था ना, उससे 100 साल पहले तक एलोपैथी शुरू भी नहीं हुई थी। एलोपैथी शुरू हुए को अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए अभी 100 साल हुए हैं। उससे पहले लोग कैसे ठीक होते थे? आयुर्वेद से। आयुर्वेद से ठीक होते थे कि कोई और पैथी थी? कोई नहीं थी। तब भी तो भस्में खाते थे। एक राजा की 100 रानियों को खुश करने के लिए वो कुछ तो खाता ही होगा ना। हाँ, जो इसको कुश्ते कहते हैं। हाँ, बट कुश्तों को सही तरीके से प्रिपेयर करके खिलाना एक वैद्य की सही पहचान है। अब हम लोग सपोज अच्छी ब्रांडेड कंपनी का सामान लेते हैं, मेरे को लगता है ब्रांडेड कंपनी अपनी ब्रांड वैल्यू को कभी खराब होने देगी। आप किसी की जीन्स लेते हैं, अगर आप किसी बहुत बड़े ब्रांड की जीन्स लेते हैं तो वो जल्दी खराब होती है? वो घिस घिस के आप खराब कर देते हैं, वो अलग चीज है। आपके छोटी हो जाए, आप उसको ना मन करे, बढ़िया चीज क्वालिटी इज क्वालिटी। तो अगर आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करें, जैसे हम अपने हॉस्पिटल में सब स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं घुसने देते, अब बढ़िया क्वालिटी दो या डेफिनेटली आपको रिजल्ट ओरिएंटेशन बढ़िया है कि बस में कुछ नहीं करती भाई। लोग 100 साल से बस में खा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं यार, एंजॉय कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये भी बहुत। और ना ही ऐसे होता है कि आपने 30 दिन बस में खा लिया और आपके गुर्दे खराब हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। बोलने में पीछे बढ़िया से म्यूजिक लगा के, सैड से म्यूजिक लगा के बहुत कुछ हो जाता है। डरावने से म्यूजिक। भाई साहब आप बात ही नहीं समझ रहे। अगर आपने सक्सेस पानी है, या तो आप किसी का फायदा गिना दोगे या किसी का नुकसान गिना दोगे। बिकॉज लोग तो बेचारे डरने को भी तैयार बैठे हैं और बीमारी से भी ग्रस्त हैं, उनको तो हल चाहिए। आप कंफ्यूज कर रहे हो, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? क्वालिफाइड डॉक्टर के पास आओ ना, पहले तो उनसे ही पूछ लो कि भाई साहब आपकी डिग्री कौन सी है। तो ये कंफ्यूजन से एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि आजकल साइकेट्रिस्ट के पास इतनी लाइनें लगी हैं न्यूली मैरिड कपल की, क्या रीज़न हो गया कि भरे पड़े हॉस्पिटल? अरे सर, डिप्रेशन, टेंशन है, क्या है? लोग लेट मैरिज अपने कैरियर ओरिएंटेशन के चक्कर में अकेले रहने की आदतें पड़ गई हैं। अब जब दो बंदे इकट्ठे रहेंगे भैया, दो बर्तन आपस में तो मतलब बचेंगे ही ना। सर एक 2-2 महीने के बाद आते हैं। अरे सर आप समझो पेशेंस लेवल ही नहीं है किसी का। पेशेंस लेवल। अब मैं अगर बात करूं, अगर एक लड़की ने 32 साल की उम्र में शादी कराई है और एक लड़के ने 34 की उम्र में शादी कराई है, और वो मतलब 34 साल तो लड़का वैसे तो रहा नहीं होगा, उसने हम मुमकिन हर प्रयास किया होगा अपने आप को संतुष्ट करने का, फिजिकल इन्वॉल्व होगा किसी के साथ। अब उसकी फीलिंग उसके साथ कब जाके मिलती है, वो लड़की की फीलिंग कब जाके मिलती है, तो जब वो मिलेगी तभी सिस्टम होएगा ना। मेरे को ये लग रहा है कि लोगों के ना पेशेंस लेवल नहीं है। अगर एक लेडी ज्यादा पैसे कमा रही है, उसका ईगो 7वें आसमान में पहुंच जाता है कि भाई साहब तुम कम कमा रहे हो या तुमसे इक्वलेंट मैं कमा रही हूं, सारे घर के काम मैं क्यों करूं, तुम भी करो। तो भैया आजकल ना मतलब मुझे लगता है कि हम सबको प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। जितने भी कपल्स हैं, आप अच्छा बैलेंस मेंटेन करिए, अपना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। आप बिजी हैं और बिजी हुए, भगवान आपको और तरक्की दे और ज्यादा सक्सेस दे आपको, बट उस चक्कर में अपने घर पे थोड़ा सा टाइम जरूर दें, अपने फैमिली के साथ घूमें फिरें। कुछ ये नहीं कि एक मतलब फिजिकल इन्वॉल्वमेंट इज नॉट एवरीथिंग। हगिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? टेकिंग केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज केयर से आप बहुत कुछ सेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको छुपाओ ना। अब लड़कियां क्या करती हैं, अपनी प्रॉब्लम हस्बैंड को ना बता करके अपने फ्रेंड को बता देंगी, वो फ्रेंड और 4 बातें लगा के उसको बोल देगा, उसका और प्रचंड हो जाएगा गुस्सा। या अपनी मम्मी को बोल देगी, मम्मी तो पहले ही आजकल सारे गुस्से निकालने को बैठी है कि जुमाई बाबू ने बोल कैसे दिया। ये जुमाई अपनी बात अपनी वाइफ, मतलब आपस में बात कर लो ना यार। मेरे को लग रहा है बात करने सारे हल निकल जाते हैं, तो एंजॉय योर लाइफ यार। अब साइकियाट्रिस्ट क्या करेगा, आपकी काउंसलिंग ही करेगा ना। तो काउंसलिंग में बच्चे तो हो नहीं, आपके हाथ में फीडर तो पकड़नी हुई। 30 35 साल के आप हो गए, अभी भी आपको फीडिंग बॉटल चाहिए। सो यू इंटेलिजेंट एनफ यार, मतलब बैठो बात करो, ठीक हो जाएगा सब कुछ यार। अगर वही आपको गुस्सा जल्दी आ रहा है, इरिटेशन जल्दी आ रहा है, तो भैया दवाई ले लो। आयुर्वेद में बहुत कुछ है भैया, ब्रह्मी है, शंख पुष्पी है, अश्वगंधा है, विधारा है, बहुत कुछ है आयुर्वेद में यार। ब्रह्मी वटी विद गोल्ड है, दिस इज अ वंडरफुल हर्बल सप्लीमेंट्स यार, जो कि ब्रेन हेल्थ के लिए क्या बात है यार। सर नींद की इतनी दिक्कत आ रही है, आप जैसे आयुर्वेद में नींद में है कुछ उसका इलाज? सर जी मानस मित्र वटके बाजार मिलती, वो कोई भी तहसील का रोगी खा सकते है, उसके रात को 1 गोली 2 गोली लीजिए, डिपेंडिंग आपकी प्रॉब्लम कितनी है, ठीक हो जाएगी। नींद कौन सा मेजर कंसर्न है? अरे सर जी वो तो लगने वाले सामान है ना, वो तो जिस दिन नहीं खाया उस दिन आप बेड पे रोते हुए सारा रात गुजारोगे, क्योंकि नींद तो आनी नहीं।
पासा इधर ले लिया, उधर ले लिया, गुस्सा कर लिया, कल्प लिया, इरिटेट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, अगला दिन फिर बेकार। स्ट्रेस क्यों इतना बढ़ चुका है, चलो लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, स्ट्रेस को मैनेज के लिए थोड़ा सा आप बताइए कि क्या आज भी बेस्ट हो सकता है क्या? सर देखिए, स्ट्रेस तो अंग्रेज एक लफ्ज छोड़ गए, बट ये पहले भी था दिमाग पे बोझ, और ये जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। सो इसको तो आप ठीक करने का मतलब सोचिए भी ना, इसको तो ये समझिए कि इसके लिए हमें करना क्या है। क्योंकि किसी को वर्क प्रेशर है, किसी को अपना फैमिलियल प्रेशर है, किसी को हेल्थ प्रेशर है, किसी को टारगेट्स का प्रेशर है, तो वो प्रेशर कुकर बनेगा ही बनेगा भैया। तो उसके चक्कर में आप क्या कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छा है। आप हेल्दी डाइट लीजिए, आप वाटर इंटेक ज्यादा लीजिए, आप इलायची ज्यादा खाइए, आप नारियल पानी ज्यादा पीजिए, आप पानी ज्यादा पीजिए, आप मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, लाफिंग थेरेपी होती है, शीशे के सामने अपना फेस देखिए, हंस लीजिए, उससे भी गुड फेरोमोन्स रिलीज हो जाते हैं, बेटर हो जाता है बंदा। तो आज जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम जिनको आ रही है, ये टेम्परेरी है या परमानेंट है? देखिए ब्रदर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम पहले पूछिए है कि नहीं है। अगर आप किसी से बात करते हैं कि वो आपको सीधा के बोलेगा सर जी मुझे, क्योंकि गूगल सबके पास सारे कहते हैं सर जी इरेक्टाइल डिसफंक्शन है जी। अरे भाई कैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है? तुम्हारा 24 घंटे थोड़ा ना इरेक्ट रहेगा। लोग ये सोचते हैं 24 घंटे इरेक्ट रहना चाहिए, या फिर जब सोचो तब इरेक्ट हो जाए। क्यों भैया? तुम्हारे इमोशंस कोई नाम की चीज नहीं है। अरे भैया इरेक्शन है, ये लिंग में खून का दौरा बढ़ना भैया, पहले दिमाग से फीलिंग जागेगी, दिल की धड़कन बढ़ेगी, तब लिंग में खून का दौरा बढ़ेगा। ये थोड़ा ना 24 घंटे खड़ा करके घूमते रहोगे उसको भैया, मतलब प्रैक्टिकल चीज है यार, मतलब कि इमोशन से चलता है शरीर भाई हमारा, जो इरेक्शन इमोशन से चलती हैं। तो अगर आपको अच्छा इरेक्शन चाहिए तो आपको समझना पड़ेगा, एक तो हेल्दी डाइट लीजिए, और प्लस अगर आप किसी औरत के गले लगते हैं या किस करते हैं तब परफेक्ट इरेक्शन आ जाता है, और आप डी स्ट्रेस्ड, आपको स्ट्रेस नहीं है तो इरेक्शन आता है, तो आप परफेक्ट मेल, आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है। बट यस, अगर मतलब आप समझिए ना, अगर आप किसी स्ट्रेस में हैं, मतलब आप किसी के साथ लड़ करके आए हैं और आपकी वाइफ आपको गले मिल रही है, आपको ऐसा लगे जैसे आपके जैसे गले में सांप लड़ गया हो ना, तो आप कैसे उसमें इरेक्शन ले आओगे? तो फीलिंग से सारा ये फंडा चलता है मेरे भाई। तो मुझे लगता है कि अगर आप फीलिंग्स अच्छी रखते हैं, और मतलब कैसे समझाया यार कि मतलब फीलिंग अच्छी रखो, प्यार करो, किस करो, हग करो, उस एक बहाव में बहुत अपने आप इरेक्शन आता है। हाँ, अगर आपका करते करते ड्रॉप हो रहा है, जिसको ढीलापन कहते हैं, या जिसको हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन ग्रेड 2 कहते हैं, तो उस सिचुएशन में मैं कहता हूं थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा प्राणायाम करो, अपना फोन साइलेंट रखो, अपने माहौल जो मतलब जो एक वाइफ के साथ माहौल है, जैसे अगर आप वाइफ को हग कर रहे हैं और उसके अंडर आर्म से बदबू आ गई, यू विल नेवर एंजॉय, राइट? आप बेड पे उनके साथ इंटीमेट होने लगे हैं, तो सडनली वहां से बदबू आ गई, आपका फोन वाइब्रेट कर गया, बाहर से आवाज आ गई, तो ग्रेड 2 इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो आएगा ही आएगा ना भाई साहब। तो इसको अगर आप करेक्ट करना चाहते हैं तो इन चीजों का माहौल बनाना पड़ेगा। रूम में फ्रेश अरोमा क्रिएट करें, रूम में एक अच्छा सा म्यूजिक जो आपको पसंद है उसको क्रिएट करें, अपने पार्टनर के साथ बढ़िया से बैठे, पहले क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अपने भैया सब कुछ हो जाएगा। बट कई बार ऐसा भी होता है कि नॉर्मल अगर वो पॉन देख रहा है या कुछ भी देख रहा है तब तो उसका इरेक्शन हो रही है, लेकिन जब वो पार्टनर के साथ होता है तब उसकी इरेक्शन नहीं होती, लूज हो जाती है। इसी को तो पॉर्निज्म कहते हैं भाई हम लोग, कि आपके बॉडी को आपके पार्टनर से इंस्टिगेशन। आपको पता आयुर्वेद के ग्रंथों में क्या लिखा है? आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है स्त्री सर्वोपरि वाजिकर, मतलब कि एक पुरुष को उत्तेजना देने के लिए औषधियों से बढ़िया कार्य स्त्री करती है। सो स्त्री जो है वो बहुत कुछ आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए करती है। अगर इरेक्शन नहीं होता भाई, अब कई बार इरेक्शन होता आप इंसर्ट नहीं कर पाते बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज है, कभी किया ही नहीं है, अच्छी बात है, नहीं किया तो वेरी गुड है मैं कहूंगा, बट अगर नहीं किया तो डॉक्टर से मिल लो, नॉलेज ले लो। अगर फिर भी इरेक्शन में दिक्कत है तो एक टेस्ट आता है पिनाइल डॉपलर टेस्ट करा लो। वो आपके पेनिस में इंजेक्शन लगाते हैं और इंजेक्शन लगा के आपको वो रिपोर्ट दे देता है कि आपका आर्टीरियल इनसफिशिएंसी तो नहीं है, आपका ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन क्या है, वीनस इनसफिशिएंसी तो नहीं है, कहीं कोई उसमें चीज स्टकअप तो नहीं हो रही, मतलब ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन वो क्लियर कट उसकी डॉपलर स्टडी हो जाती है, तो उसमें आपको क्लैरिटी हो जाती है। तो कुछ लोगों का ये मानना होता है कि अल्कोहल लेके अगर सेक्स किया जाए तो टाइमिंग बढ़ती है, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी हैं कि अगर वो ज़्यादा अल्कोहल ले लेते तो इरेक्शन नहीं होती। तो दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है? आपके पास जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब भी आपके पास है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप शराब पी रहे हो रिलैक्सेशन के लिए, आप एंजॉय करोगे क्योंकि आपका दिमाग नहीं ना कहीं और जा रहा,
आप फीलिंग में हो, आप खुश हो, आपके फेरोमोन्स रिलीज हो रखे हैं, तो आप इंजॉय करोगे। और अगर आपने ज्यादा पी ली तो वैसे कहते हैं 4 पैक के बाद ना इंसान को सारी खुंदके, गरारियां, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन सब कुछ याद आ जाता है। तो फिर 4 पैक के बाद भैया बंदा मतलब कहां से कर पाएगा भैया, उसको स्ट्रेस हो जाएगी काम की, बॉस की, किसी की भी, जो भी ABCD है, तो वो स्ट्रेस हो जाएगी। तो मतलब दे कैन नॉट एंजॉय। तो एंजॉय करने के लिए आप एक बियर पियो, देखिए मतलब कि क्या खूब चीजें होती हैं। तभी हमने बोला था ना कि यार जो टाइमिंग है ना, दैट इज अ माइंड गेम। सो जो माइंड है ना, अगर आपका वो खुश है तो आप आर्टिस्ट एंजॉय कर लोगे यार। अगर कोई दिक्कत है तो डॉक्टर से मिल लो भाई, हर चीज का हल निकल आता है। जैसे आयुर्वेदा में वात पित्त कफ है, तो ये भी हमारी सेक्सुअल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। भाई बिल्कुल, वात पित्त कफ के बेसिस पे तो हम इलाज करते हैं। अभी तो हम नर्वस चेक करते हैं, हम पल्स चेक करते हैं हर बंदे की कि भैया आपका वात बढ़ा हो। अगर आपका वात बढ़ा हुआ है तो आपको उत्तेजना बहुत ज्यादा होगी, मतलब आपके दिमाग पे काम जो है सेक्स वाला वो बहुत ज्यादा चढ़ जाएगा, तो उस चक्कर में आप डिस्चार्ज बड़ी जल्दी हो जाएंगे। अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है तो आपके लीवर में गर्मी है, आपके पेट में गर्मी है, दिमाग में गर्मी है, और दिमाग में गर्मी में भी आप जो आपका डिस्चार्ज है वो बड़ी जल्दी हो जाएगा। पेट में गर्मी है तो आपका डाइजेशन पुअर होगा, पुअर डाइजेशन करके जो आप खाएंगे आपको शरीर को प्रॉपर नहीं लगेगा, प्रॉपर नहीं लगेगा तो आपको वीकनेस आएगी, वीकनेस आएगी तो आप इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, आपका मूड भी नहीं बनेगा। अगर आपका कफ बढ़ा हुआ है तो आपका जो टाइमिंग है वो तो ठीक होगा, बट आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम है, बिकॉज आपको सुस्ती ज्यादा पड़ेगी, आप थुलथुले होंगे, आपको डायबिटीज होगी, ब्लड प्रेशर होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, और आप इरेक्टल डिस्फंक्शन में चले जाएंगे। तो अगर आपका वात बढ़ा हुआ है तो आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में चले जाएंगे, अगर आपका कफ बढ़ा हुआ है तो आप इरेक्टल डिस्फंक्शन में चले जाएंगे। सो वात पित्त कफ की कोरिलेंस तो हर जगह ही भैया। हमारा आयुर्वेद का जो सिर पैर समझ लो, माई बाप समझ लो, सब कुछ ही वात पित्त कफ है। हम लोग तो वात पित्त कफ के बिना कुछ सोच ही नहीं सकते। जिसको वात पित्त कफ की समझ आ गई भैया वो तो अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, बन गया है, बन सकता है। जितना हम लोगों ने सीखा है या जो तजुर्बे से हम आज भी सीख रहे हैं, हर एक पेशेंट हमें सिखाता है, राइट। हम लोग कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। डॉक्टर भगवान तो नहीं है कि भगवान है डॉक्टर, बताएं मुझे। बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले आपसे 5-5, 10-10 लाख रुपए ले लेते हैं और साथ में साइन करा लेते हैं कि भैया अगर आपको फर्क पड़ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं पड़ा तो आप हमारा कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। अब आयुर्वेद वाला बेचारा क्या करे? आयुर्वेद से तो जब आयुर्वेद में बंदा दवाई लेने आता है ना, वो सोचता मैं तो भगवान के पास जा रहा हूं। वो कहते सर मैं आपसे दवाई लूंगा, आप गारंटी देते हो? अरे भैया गारंटी किस चीज की है? हमारी जिंदगी की गारंटी है कि हम अभी बाहर निकले, हम जी पाएंगे। गारंटी दुनिया में किसी चीज की नहीं है। हम बेस्ट इलाज के लिए बेस्ट डॉक्टर के पास जाइए, अपनी बीमारी परफेक्ट वे में डॉक्टर को समझाइए, ताकि डॉक्टर आपको परफेक्ट मेडिसिन, परफेक्ट डाइट, परफेक्ट लाइफस्टाइल गाइड करे, ताकि आप अपने रोगों को जड़ से बेटर कर सकें। और इस चीज की भी क्या गारंटी है कि जो डॉक्टर आपको बोलेगा आप उसको फॉलो कर रहे हो? अगर आप बढ़िया तरीके से फॉलो करोगे तो आपका सक्सेस होने के चांसेस बहुत बेटर हैं। अगर आपको डिले हो रहा है, जो एक ठीक होने का पेस है वो धीमा धीमा है, तो बहुत बढ़िया, क्योंकि भैया सहज पके सो मीठा हो, जितना डिले होगा वो उतना परफेक्टली आपका ठीक भी तो होगा। अगर आपको 1-2 महीने में इंप्रूवमेंट बिल्कुल ही नहीं आ रही तो भैया टेस्टिंग कराओ, हर चीज की टेस्टिंग अवेलेबल है। क्वालिफाइड डॉक्टर तभी तो मांगते हैं कि भैया टेस्ट बता दो कौन से हमें फर्क नहीं पड़ रहा, इलाज हो जाएगा। बट लोगों ने ना तो टेस्ट कराना है, ना उन्होंने प्रॉपर दवाई खानी है, डॉक्टर चेंज कर देना कि भैया ये डॉक्टर ही ठग गए, चलो जी सारा काम ही खत्म कर दिया, ये डॉक्टर चोर है, ये डॉक्टर ठगी लगाता है। अरे भैया तेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, उसको तो सोच ले कि तेरे को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। तू बाकी डॉक्टर के पास जाके कौन सा ठीक हो गया, तू इतनी इतनी गोलियां खा के कौन सा ठीक हो गया, ये किसी ने नहीं सोचना। बट डॉक्टर के माथे में ब्लैक स्पॉट लगा दे, भैया जी आप ठग हो, कर लो क्यों नहीं पड़ा। डॉक्टर साहब एक और बात बहुत लोगों के मन में हमेशा रहती है, जिनके फिजिकली एक्टिविटी कम कह लो या वीक हैं लोग, वो कहते हैं कि जब तक हम दवाई खाते हैं तब तक असर आता है, और उसके बाद जब दवाई छोड़ो बिल्कुल खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों? ये सर इसमें दो चीजें हैं। एक तो आप जब दवाई खाते हैं तो कई बार परहेज, जीवन शैली, एक्सरसाइज बहुत बढ़िया करते हैं तो आप बढ़िया रहते हैं। कई बार कुछ डॉक्टर अंग्रेजी गोली कुट के चूरन में डाल देते हैं, तो बंदा कहता भैया क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया भैया, आप तो भगवान है हमारे लिए। और जब छोड़ते हैं तो और भी ज्यादा दुर्गति हो जाती है। वो कहते हैं कि 15 दिन तो बहुत आराम है, बाकी उसके बाद दवाई का असर ही खत्म हो गया। अरे भैया उनसे भी पूछो, आपने परहेज की है, जीवन शैली रखी? ओके। आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं आपके थप्पड़ मार दूं, आप इरेक्शन ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपकी घरवाली आपके साथ झगड़ पड़े, आप इरेक्शन में आ पाएंगे? माइंड डिस्टर्ब हो गया। आप दोस्त के साथ लड़ पड़े, आप कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल। सो भाई साहब यहां पे भी तो खुशी आने जरूरी है। अब क्या पता 15 दिन वो खुश हो, अगले 15 दिन वो नाराज हो, क्या क्या कर लेंगे आप?
दवाइयां ऐसे थोड़ा ना कि भैया दवाई गई और अंदर से चमत्कारी, जैसे वो वीडियोस में दिखाते हैं ना कि चमत्कारी, जैसे साउथ की मूवीज में दिखाते हैं कि दिल धड़क पड़ा, खून का दौरा बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया। भैया ऐसा मैजिकल साइंस नहीं है आयुर्वेद, स्लो साइंस है, काम करती है, अच्छा काम करती है। बट जीवन शैली और एक्सरसाइज ये सबसे ज्यादा बेस है हर बीमारी को बेहतर करने का। मेडिसिन तो सबसे लास्ट में आती है भाई साहब, मेरी सोच तो ये कहती है कि दवाइयां तब लो अगर तुम डॉक्टर की हर बात मान सकते हो, नहीं तो ना लो भैया। हमारे पास तो हम तो खुद ऊपर नहीं बोलते हैं भैया, हमारे पास तो तब आना जब हर जगह से थक जाओगे, अक जाओगे, हर जगह से हार जाओगे, हताश हो जाओगे। बट तब हमारा टाइम है कि हमने जैसे चलाना तुमने वैसे चलना है, अपना दिमाग नहीं चलाना। ना तुम्हें रात को कोई ऐसी शक्ति आ जानी चाहिए कि मैं तो सुबह ऐसे करूंगा, वो नहीं करना। बिल्कुल ना ले हमारे से दवाई, संजीवनी बूटी दे दी गई ऐसी, ऐसा कुछ नहीं होता सर जी, टाइम लगता है, टाइम देंगे सब ठीक हो जाएगा। सर आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम धात की है। हर एक दूसरे तीसरे जो भी यंग जनरेशन है या जो भी पर्सन है, सबको इसकी प्रॉब्लम है। सर देखिए, जो धात होती है ना वो बेसिकली बड़ी कॉमन है आज के टाइम में, बहुत कॉमन है। हमारे पास कोई 45 ईयर्स का मेल आ रहा है, कोई 55 ईयर्स का मेल आ रहा है, कोई 18 साल का लड़का आ रहा है, कोई 14 साल का लड़का आ रहा है। सर सेहत नहीं बन रही, सर थकान बड़ी रह रही है, सर कमजोरी बड़ी रह रही है, सर गुस्सा बड़ी जल्दी आ रहा है, सर इरिटेशन बड़ी जल्दी आ रही है। हम उनसे पूछते हैं सर आप जब किसी से बात करते हैं या सोचते हैं तो लिंक के आगे चिपचिपा पानी सा तो नहीं आ जाता? वो कहता हाँ जी सर आ जाता है। नाइट फॉल तो नहीं हो जाता? वो कहता हो जाता है। सो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा, आपके लीवर में गर्मी पड़ चुकी है, आपके दिमाग में गर्मी पड़ चुकी है, आपका स्पर्म पतला हो चुका है और आपके पेट में गर्मी पड़ चुकी है। सो अपने डॉक्टर के पास जाकर के नर्वस चेक कराइए और इसका इलाज पाइए। कोशिश करिए कि गर्म चीजें, जैसे बहुत गर्म मसाले होते हैं, एक्सेसिव नॉनवेज हो गया, काजू बादाम अखरोट हो गए, मतलब गर्म चीजें आप बंद कर दीजिए अपने डाइट से। पानी ज्यादा पीजिए, आंवले का मुरब्बा खाइए, आलू बुखारे 2 रात को भिगो करके पानी में लीजिए, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगी। अगर इससे इंप्रूवमेंट नहीं आती तो डॉक्टर से जरूर मिलिएगा, नहीं तो यह शरीर को खोखला कर देगी। इतनी आपको कमजोरी ला देगी शरीर में कि आप काम करने से भी डरेंगे कि मैं काम कैसे करूं, मेरा तो शरीर ही थका रह रहा है, मुझे हर बात पे गुस्सा आ रहा है, मुझे हर बात पे इरिटेशन आ रही है, हर बात पे फ्रस्ट्रेशन आ रही है। सो इसको तो आप कभी भी नजरअंदाज मत करिएगा। लोग कहते हैं हमारे पास आगे 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, अरे भैया परहेज तो आपने करना ना। कोई डॉक्टर आपके बॉडी के अंदर आपकी जो तस्वीर है उसको तो नहीं ठीक कर सकता। बॉडी की नेचर तो नेचर ही रहेगी ना, तो बॉडी की जो कॉन्स्टिट्यूट वो वैसे ही रहेगी। सो हमें समझना पड़ेगा कि बॉडी को बॉडी की तरह ट्रीट करना चाहिए। अब भैया एक चीज मुझे हजम ही नहीं हो रही, एक चीज मेरे बॉडी को खराब कर रही है, मुझे पता उसके बारे में, मैं फिर स्वाद के चक्कर में खा रहा हूं, फिर तो भैया आपका बीमार रहना ही ठीक है। क्योंकि मेरी बॉडी में मुझे पता है कि क्या हजम होता है, क्या हजम नहीं होता, मैं क्यों खाऊं उसको? मैं क्यों अपनी बॉडी को गटर समझूं कि भैया जो आ गया मिल गया, पेल गया, खा लिया और उसको रोग बना लिया? क्यों? कोई फायदा नहीं है। हमारी सोच ये, अगर आप ठीक रहना चाहते हैं परहेज आपको करने पड़ेंगे, वो आपको भी पता है, वीडियो से जान लीजिए या कॉल करके जान लीजिए। परहेज कर सकते हैं तो हम आपको आश्वासन दे सकते हैं, चीजें बदलती हैं, बेहतर होती हैं, समय लगता है, बट आपका योगदान 50% होता है और 50% औषधियां काम करती हैं। अश्वगंधा, शिलाजीत और सफ़ेद म्यूसली सबसे ज़्यादा आज के जो इन्फ्लुएंसर हैं उसको एज अ प्रमोट कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की तरफ। कैसे हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट हो रहा है इनसे? सर देखिए, किसी के बोलने से तो कुछ भी बूस्टअप नहीं होता। मैंने बोल दिया आपको कल बूस्टअप हो जाएगा। देखिए ऐसे है, मेरा हिसाब जो है वो ये कहता है कि अगर आप अच्छा नॉनवेज लेते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छा बूस्टअप होता है। अगर आप दूध, दही, देसी घी, पनीर ज़्यादा खा रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपका टेस्टोस्टेरोन डेफिनेटली बूस्टअप होता है। बाकी भैया बाजार है, सबने धंधा करना है और सब धंधा करने के लिए आए हैं। जो जिसका मन करता है, जो जो कॉमन चीज है वो उठा रहा है, उसको पहल रहा है कि ये खा लो भैया, इससे ठीक हो जाएगा। बट जब तक आप बढ़िया डाइट नहीं लेंगे, आपको पता है कि लॉन्ग मसल, लॉन्ग जो लंबे हमारी जैसे बाजू हैं, बैक है, टांगे हैं, इनकी एक्सरसाइज से हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। तो अगर आप टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको अपना अच्छा डाइट लाइफस्टाइल लेना पड़ेगा, फिर औषधियां काम करेंगी। सो मेरे सोच ये है कि डाइट से हर चीज आप स्टार्ट करिए, रेदर कि आप दवाइयों के चक्कर में घुसे। बिकॉज डाइट एक ऐसी है कि आप सारी जिंदगी खाएंगे, सारी जिंदगी स्वस्थ रहेंगे, सारी जिंदगी ठीक रहेंगे, और दवाई का मतलब ही दवाई है। कितना चिर आप दवाई खा लेंगे? वही हर बंदा मेडिसिन सेल कर रहा है, तो कोई ऐसा नहीं है कि मेडिसिन खाई ना, सिर्फ डाइट से हम ऑलवेज हेल्दी रहे। ब्रदर ऐसे है, मैं मतलब मुझे अच्छा लगा अगर आपने सवाल पूछा कि अगर आप एक अच्छी सेक्स हेल्थ चाहते हैं
तो आपको ये पूरा पोर्टफोलियो अपनी लाइफ में एसिमुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपने दूध, दही, देसी घी, पनीर बंद नहीं करना अपने डाइट से, इसको जरूर सेवन करना है। 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक आपने करनी है। अगर जिम फ्रीक हैं तो जिम डेफिनेटली 45 मिनट्स की अच्छी एक्सरसाइज करिए बढ़िया तरीके से। तीसरे नंबर जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो फ्राइड नॉनवेज ना खाएं, स्पाइसी नॉनवेज ना खाएं। नॉनवेज खाने से टेस्टोस्टेरोन बहुत बढ़िया बूस्टअप होता है। चौथे नंबर पे जो फूल मखाना, जिसको मखाना कहते हैं, उसको भून करके खाएं। उसमें अलसी डालें, उसमें चारों मगज डालें, उसमें आप आंवला डालें, थोड़ा जो आंवला की कैंडीज होती हैं, आप उसमें पंपकिन सीड्स डालें, आप उसमें चिया सीड्स, आप उसमें सनफ्लावर सीड्स डालें, उसमें आप थोड़े से बादाम डालें, आप उसमें थोड़े से कैशूज डालें। इसका एक मिक्सचर सा बना करके रख लीजिए, या इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना करके रख लीजिए। इसका आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम लीजिए, या 1 चम्मच दूध के साथ लीजिए। विश्वास करिएगा आप अचंभे में आ जाएंगे, भैया ऐसी क्या चीज है कि आपकी घर की खुराक में सब कुछ हो गया, मजा आ गया। फिर भी नहीं बढ़ता तो आपको टेस्टोस्टेरोन के टेस्ट कराने की जरूरत है, जिसको हम लोग फ्री टेस्टोस्टेरोन इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। आपको स्पर्म काउंट टेस्ट कराने की जरूरत है, उसके अनुसार आपका जो इलाज है वो बेटर तरीके से किया जाएगा। और दूसरा, जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनको सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी इशू आ रहे हैं, ऐसा क्यों? सर, डायबिटीज की वजह से हमारी आर्टीरियल सप्लाई में खून का दौरा कम हो जाता है। बिकॉज डायबिटीज आपको एक गिफ्ट देती है, जो कि आपका ब्लड है वो उसको थिक कर देती है। जो आपकी आर्टरीज है जिनमें ब्लड सर्कुलेशन चलती है, वो आर्टरीज को खराब करना शुरू कर जाती है, आर्टरीज की थिनिंग करनी शुरू कर देती है। सो अगर आपने अच्छा सेक्स हेल्थ एक डायबिटिक होने के नाते पे मेंटेन करना है, तो आपको अपनी शुगर को सबसे पहले कंट्रोल करना है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, सर हमारी 400 शुगर है, हमें आप मेल इनफर्टिलिटी की मेडिसिन दे दो। अरे भैया क्यों दे दो, हमने अपना नाम खराब करना है? भैया शुगर कंट्रोल करो पहले, उसके बाद तुम बेहतर हो सकते हो। जितनी मर्जी दवाइयां खा लो, जब तक शुगर कंट्रोल में नहीं आनी ना, कभी बेहतर नहीं हो सकते। अगर शुरुआत में शुगर हुई है, उसके 1-2 साल तक तो आपको महसूस होगा कि दवाई खा ली बहुत बेहतर हो गया, बट लेटर ऑन एज में अगर आपकी शुगर में स्पाइक्स हो रही है कि 400, 500, 300, 350 रह रही है, तो भैया जी बहुत मुश्किल है इस चीज को मेंटेन करना। आप शुगर कंट्रोल करिए, हम आपको बताएंगे कैसे आप बहुत बढ़िया तरीके से मेल हेल्थ में इरेक्शन को लेकर के, टाइमिंग लेकर के बेटर हो सकते हैं। या किसी भी डॉक्टर से मिल लीजिए, बिकॉज मेरी सोच ये है कि आपके तस्वीर जानना, आपके रोग को समझना, आपकी बीमारी को समझना, आपसे बात करने, आपकी गलतियों को समझना, आपके कितने घाट का पानी पिया है, मतलब कितनी जगह से आपने औषधि ली उनको समझना, उसकी अंशांश कल्पना करके औषधियों को बनाना और फिर आपको देना, और फिर आपको परहेज बताने, आपको जीवन शैली बतानी, इन सब चीजों को इकट्ठा साइमल्टेनियसली करके चलेंगे तो सक्सेस डेफिनेटली होती है। सर, आप कह रहे हो कि देसी घी यूज़ करो, बट आज का जो सबसे ट्रेंड चल रहा है वो है नो ऑयल कुकिंग। तो अगर देसी घी नहीं खाएंगे तो उससे क्या बॉडी को कोई फर्क पड़ेगा? सर, आज आप देसी घी बंद करने की बात कर रहे हो, जो हमारे पुराने दादाजी थे, आपके दादाजी की कितनी एज थी? 80+ थी। 80+ थी ना। और आज जो 60+ हो जाता है ना, वो ये सोचता है कि पता नहीं मैंने कितना बड़ा तीर मार लिया। एग्जैक्टली कि मेरा तो भैया कामकाज जो जिंदगी का था, हमारे बच्चे बढ़ गए, हो गए, पढ़ लिए, कामकाज हो गया, सेट हो गया, अब हमें भगवान उठा दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 80 साल 85 साल की उम्र में तब भी लोग पूरे बढ़िया जवान होते थे। और आज हम कुछ भी देसी घी नहीं खा रहे तो हमारी हड्डी बड़ी जल्दी जवाब दे। आप नोटिस करिएगा कि लेडीज 35-35 साल में घुटने बदला रही हैं। बिल्कुल है ऐसे। मेरी बात समझिए, मेल्स कमजोरी का शिकार हो रहे हैं, बच्चे नहीं पैदा हो रहे। भैया देसी घी बीरज बनाने का सबसे बड़ा स्रोत है। और गूगल करके देखो कि देसी घी में ऐसे ऐसे एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं जो मोटापा कम करने के कारक हैं, जो कि सेहत बनाने के कारण है, जो कि ओमेगा 3 बनाने के कारण है, जो कि दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं आपको। सो देसी घी कभी भी गुनहगार नहीं है, सिर्फ एक बैलेंस मेंटेन करना, जितना खाया उतना पचाए के लिए वर्जिश कर लो, कभी कोई चीज का नुकसान नहीं होता। और एक ये भी बोला जाता है लड़कों की अगर आपको फर्टिलिटी इशू है तो आपको मिंट या गूंद कतीरा जैसी ऐसी ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो ये फैक्ट है या मिथ है? अरे आप मतलब फिर वही हो गया ना कि मतलब अगर आपको धात पड़े तो ठंडी चीजें खानी पड़ेंगी, अगर आपको टाइमिंग इशू आपको ठंडी चीजें खानी पड़ेंगी, अगर आपको रिएक्शन की इशू तो आप ठंडी चीज नहीं खा सकते।
सो ये सब चीजों को वही है ना, बैलेंस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप बैलेंस बना लेंगे तो रोग भी बेहतर होगा, आप भी बेहतर होंगे, जिंदगी बदलेगी और दिन भी बदलेंगे आपके, और आयुर्वेद का अपयश जो है वो कम से कम मात्रा में होगा दोस्त। सर अब वेडिंग सीजन चल पड़ा है, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट्स हैं। लड़कियां, उनको ये डाउट है कि मैं शादी के बाद अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लड़कियां हैं वो, उनको भी डाउट है कि मैं अपने पार्टनर के साथ कंफर्ट रहूंगी या नहीं रहूंगी। तो उनके माइंड में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। दूसरा, मैरिजेस बहुत लेट हो रही हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये चीज़ सोच रहे हैं उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। ब्रदर देखिए, ऐसे इसके लिए तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डॉक्टर से मिल लो, एक बारी अपने डॉक्टर से मिलकर ना अपनी चीजें डिस्कस कर लो। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि मेरे को इरेक्शन में प्रॉब्लम है तो पेनाइल डॉपलर टेस्ट करा लो। अगर आपको लग रहा है कि कल को मैं बच्चा पैदा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, अपना सीमन एनालिसिस टेस्ट करा लीजिए। फीमेल्स की बात करेंगे, फीमेल्स को ये इश्यूज आ रहे हैं कि हम बच्चे को जन्म दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, या उनकी हेल्थ कैसे, तो AMH लेवल टेस्ट करा लो। अगर आपको कोई डॉक्टर 4-5-6 महीने की दवाई देता है तो दवाई खा लो, क्या दिक्कत है भाई? दवाई खाने के लिए बनी है, दवाई खाने से बेहतर होंगे ना, सोचने से तो बेहतर होंगे नहीं। घर पे बैठे सोचते रहेंगे, अपना भी प्रेशर बढ़ाएंगे, अपने माँ बाप को भी प्रेशर बढ़ाएंगे। अरे भैया, अगर कोई तुम्हें आज रोग महसूस हो रहा है तो शादी को डी क्यों करते हो? आज ही आओ, ठीक करा लो। इतने सारे डॉक्टर्स बैठे हैं, सारे डॉक्टर्स क्वालिफाइड हैं, डिग्री होल्डर्स हैं या तजुर्बे से बने हुए हैं। तो भैया आओ, बैठो, बात करो, डिस्कस करो, रोग समझाओ, बेहतर हो जाओ। क्यों डरते हो दवाई लेने से यार? क्यों, काहे के लिए? देयर इज नो नीड। तो दवाई खाने के लिए बनी है, दवाई खाओगे तो बेहतर हो जाओगे। अगर दवाई नहीं खाओगे, सोचते रह जाओगे, तो सोच सोच में ना जाने आपकी बीमारी कितनी बढ़ जाएगी। क्या शायद वो नासूर ना बन जाए, या उसका कल को आप इलाज ही ना करा पाए। सो अगर रोग आया है, तुरंत इलाज कराइए, तुरंत डॉक्टर को मिलिए। आपके दिन भी बदलेंगे और आपकी हेल्थ भी बेटर हो। सर एक ये भी बहुत है कि आप, बहुत सारे लोग अर्ली एज में मास्टरबेशन स्टार्ट कर देते हैं, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी हैं जो इंटरनेट पे ये बोल रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा मास्टरबेट करते हो तो आप आगे जाके बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है? कोई इन्फ्लुएंसर बोल रहा है कि आप एक्सेसिव मैस्टरबेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कह रहा है कि अगर आपने ज्यादा कर ली तो आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते। पहले तो इनका कन्फ्लिक्ट करा के पूछ लो कि भैया क्या सही है क्या गलत है। अब भैया, जिस बंदे की 34 साल शादी नहीं हुई, 30 साल शादी नहीं, वो क्या करेगा? दीवारों में सिर मारेगा? अरे भैया, हैंड प्रैक्टिस तो करेगा ही ना। अरे भैया, सिंपल सा फंडा यार, हफ्ते में एक बार ही कर लो हैंड प्रैक्टिस, 2 बार ही कर लो, दैट्स ओके। आप हेल्दी मेल है, ये अच्छी चीज है, आप हेल्दी मेल है, शादी कराने से इसमें क्या दिक्कत है? अरे भैया, जिन्होंने रोज 3-3 बार हथरसी भी की है, उनके भी बच्चे हो गए। जो नशा रोज करते हैं, जो ड्रिंक रोज करते हैं, जो स्मोकिंग की डिब्बी 2-2 डिब्बी 3-3 डिब्बी फूक जाते हैं, तो उनके भी बच्चे हो रहे हैं। भैया, बच्चों में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है सर। आपको टेस्टिंग की जरूरत है, आपको नॉलेज की जरूरत है, बिकॉज मेरे हिसाब से लैक ऑफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको नॉलेज है, डॉक्टर से ले लो, नहीं तो गूगल करके देख लो। तो भैया, हफ्ते में एक बार मैस्टरबेशन, हम लोग तो खुद उसको बुरा नहीं मानते। हम लोग तो ये कहते हैं वो एक हेल्दी पुरुष है कि उसके एंड्रोजन, जो उसके हार्मोन लेवल है, वो बहुत बढ़िया है, कि उसके अंदर से फीलिंग आती है कि मैं आज इंटीमेट हूं या प्यार करूं या फीलिंग में हम आ रहे हैं, राइट? तो गुड साइन। तो करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर शादी में तो भैया करेगा ही ना, अगर लिव इन में नहीं रह रहा तो करेगा ही ना भैया, या उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो करेगा ही ना भैया। इसमें उसका गुनाह थोड़ा ना। वो बेचारे ने अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, अपने करियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। उसने अपने जो क्या कहते हैं कि हमारे पुराने पुरखों का जो है थी कि शादी से पहले लड़कियों से नहीं मिलना, ये वो एंड ऑल दैट, मतलब हम सबको इस चीज के बारे में पता है। तो वो अच्छा लड़का है जिसने इस चीज को अपनी लाइफ में एसिमुलेट नहीं किया। सो भाई, आप डॉक्टर से मिल लो, बात कर लो। छुपाने से कुछ नहीं होना, बताने से हल निकल जाएगा। सर आज जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा लिविंग में रह रहा है। लिविंग में रहने के बाद लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही हैं, उसके बाद वो गर्भनिरोधक गोलियां जो है वो ले रही हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, जिससे उनमें रसोली बन रही है, जिससे उनको प्रेगनेंसी इशू आ रहे हैं। और कई ऐसा भी कर रहे हैं कि कोई किट आती है जिसके थ्रू वो टैबलेट नीचे रखते हैं और जिससे उनका एबॉर्शन हो जाता है। तो ये आगे जाके कितना खतरनाक है? देखिए जी, इस वक्त जो फीमेल्स को लेकर के सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो PCOD है, PCOS है, और इसका इलाज भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। आपको डॉक्टर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खिलाते हैं, जिसको गर्भनिरोधक गोलियां कहते हैं, अगर आपको PCOD है तो। और ये जब तक खाते हैं तब तक मेंसेस ठीक रहते हैं, जब छोड़ते हैं तो मेंसेस और ज्यादा खराब हो जाते हैं। सो इसमें आयुर्वेद सबसे बढ़िया है। आयुर्वेद में बहुत बढ़िया बढ़िया औषधियां हैं जो कि इस चीज को बेहतर कर सकती हैं। बाकी जब अगर आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो आप उसको होने क्यों देते हो? लेडीज मरीना रखवा सकती हैं या फिर कॉपर टी रखवा सकती हैं, जिससे वो कंसेप्शन में ना आए।
अगर एक नॉर्मल फीमेल है तो, और वो कंसेप्शन नहीं चाहती, मेल्स प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं, फीमेल अपनी प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं, तो मतलब हर चीज का हल आपके हाथ में है। बट अगर आपको कोई रोग है तो मेरे हिसाब से दवाई खा के तो बहुत नुकसान है भाई, बहुत नुकसान। जब तक खाते रहें तब तक ठीक है। बच्चे कैसे उत्पन्न करेंगे मुझे ये बताओ? कॉन्ट्रासेप्टिव से बच्चे नहीं होने, अबॉर्शन होता रहेगा, और जब वो नहीं लेंगे तो मेंसेस नहीं आ जाएंगे। भैया वो एक गोल जो एक दायरा होता है ना, वो उसमें बंदा अटक के रह जाता है कि क्या करे। तो उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो भी गूगल करके देख लो। साल्ट तो लिखा ही होता है ना, उसके गूगल करके साइड इफेक्ट्स देखो, आपकी आंखें खुल जाएंगे, खाओगे नहीं कभी। मतलब मेरा तो यही फंडा है भैया कि जो चीज ऑर्गेनिक है, जो चीज नेचुरल है वो नेचुरल करो। प्लीज दवाइयों के अधीन मत हो, डॉक्टर की कंसल्टेशन में रहो, एलोपैथी करो, आयुर्वेद करो। बट मेरे हिसाब से गायनी की इश्यूज में अगर आपको मेंसेस दर्द के साथ आते हैं, या मेंसेस नहीं आते, या आपको डिलेड मेंसेस आते हैं, या गोली खा के ही मेंसेस आते हैं, तो आयुर्वेद से बढ़िया विकल्प मेरे को तो इस विषय में कहीं पर भी नहीं मिला। आयुर्वेद में बहुत बड़ी औषधियां हैं जो कि आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करती हैं, जिसके माध्यम से आप बहुत बढ़िया अपने पीसीओडी या पीसीओएस को बेहतर कर सकते हैं और एक अच्छी मैरिड लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। सो एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि आप यूथ को एक मैसेज दें, जिनकी शादी होने वाली उनको भी, कि कैसे वो अपनी एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अरे यार मतलब कि मैं ये तो ये कहना चाहता हूं, अगर आपने गलतियां कर ली तो कर ली, क्योंकि हमें समझ तो होती नहीं, हमें को समझाने तो आता नहीं है, और इस हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में सेक्स एजुकेशन तो कोई देता नहीं है। सो भैया अगर गलतियां कर ली तो कर ली। अगर आप आज भी गलतियां कर ले तो डॉक्टर से मिल लीजिए। अगर आपको कमजोरी आ रही है, अगर आपको बहम हो गया, या आपके दोस्त ने आपको मिस गाइड कर दिया, मिसलीड कर दिया कि भैया टाइमिंग की इशू है, इरेक्शन की प्रॉब्लम है, ढीलेपन की प्रॉब्लम है, या आपका स्पर्म काउंट कम है, या आपको किसी बात का चिपचिपा पानी आ रहा है, तो भैया डॉक्टर से मिल लो, बात कर लो, डिस्कस कर लो, समझ लो, मान लो, खुराक खा लो और परहेज कर लो। अगर जरूरत है तो दवाई ले लो, ठीक हो जाओगे। डॉक्टर से छुपाओगे तो भैया रोग को तो बढ़ाओगे ही बढ़ाओगे। ये तो मतलब कि आज का स्लोगन ही बन गया कि डॉक्टर को नहीं बताओगे तो रोग को बढ़ाओगे, अगर डॉक्टर को बताओगे तो रोग को भगाओगे। सो थैंक यू सो मच सर, हमारी ऑडियंस को एजुकेट करने के लिए सेक्सुअल एजुकेशन के ऊपर कोई भी इसके बारे में खुल के बात नहीं करता। आपका बहुत बहुत थैंक यू है। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट की और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।